हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए 4 सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास, इसके थर्ड पेपर को लेकर के आए हैं जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है वैज्ञानिक लेख। ठीक है, तो आज हम लोग फ्रेंड देखिए, इसके पहले हम लोग 7 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का जो चैप्टर रहने वाला है वो हम लोग का 8वां चैप्टर रहेगा। ठीक है, जिसका नाम है शोध रूपरेखा के प्रकार। ठीक है, इसके देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा होते हैं। ठीक है, अवधारणात्मक रूपरेखा होता है और एक आपका वाक्य रूपरेखा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ आउटलाइन। ठीक है, जिसमें हम लोग का टॉपिक आउटलाइन रहेगा, कंसेप्चुअल आउटलाइन रहेगा और सेंटेंस आउटलाइन रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही थोड़ा सा ध्यान में देते चलिए। कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं पेपर में। ठीक है, तो कभी कभी आप लोग इंग्लिश जब देख लेते हो तो समझ में आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी रहता है। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए अभी अभी सुशीला जी का कमेंट्स आया हुआ था। ठीक है, कि सभी प्रकार के बालकों के बारे में मैम एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो इसकी क्लास हम आपको कल कराएंगे और आप सभी लोगों के लिए ये क्लास जरूरी रहेगी। ठीक है, उसमें हम आप लोगों को प्रतिभाशाली बालकों के बारे में बताएंगे। ठीक है, औसत बुद्धि वाले बालकों के बारे में बताएंगे, सामान्य बालक किसको कहा जाता है, मंद बुद्धि बालक किसे कहा जाता है, मूढ़ बालक किसे कहा जाता है। ठीक है, ए टू जेड जितने प्रकार के आप लोगों के जो बालक होते हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक है, इन सभी के बारे में हम आप लोगों को डिस्कस करके कल की क्लास में थ्योरेटिकल क्लास आप लोग को देंगे, और आप वो सभी लोग देखिएगा क्योंकि आप लोगों के हर एक एग्जाम में वो जो क्लास हम आप लोगों को कल देंगे सारे के सारे एग्जाम में आप लोगों को यूजफुल रहेगा। ठीक है, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, टेट, ठीक है, सुपर टेट वगैरह हो, कुछ भी हो, ए टू जेड। ठीक है, जो आपको लोगों का कल का क्लास रहेगा वो सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए काम भी देगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए काम में आएगा। ओके, तो चलिए और एक लोगों का और कमेंट था। ठीक है, नाम तो ख्याल नहीं है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, उनका कहना था कि मैम मेरा अर्चना यादव जी हैं। ठीक है, हाँ, अर्चना यादव नाम याद आ गया। उनका कहना है कि आंगनबाड़ी पर वो लघु शोध कर रही हैं। ठीक है, तो उनको उस पर चाहिए यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो उनका भी क्लास हम कल ही उनको देंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जितने भी आपके आंगनबाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन बन पाएंगे वो हम आप लोगों को कल प्रोवाइड करा देंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो कल आप लोग का 2 क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से होगा, एक आंगनबाड़ी वाला और एक आपका विभिन्न प्रकार के बालकों के बारे में। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से समझाएंगे ताकि इस बार समझ में आए तो फिर सुशीला जी को कभी कन्फ्यूजन हो ही ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर अपने 8 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा चैप्टर 8 से। ठीक है, जिसका नाम क्या था, शोध रूपरेखा के प्रकार। ठीक है, जो शोध रूपरेखा के प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जिस शोध रूपरेखा को छोटे छोटे वाक्यों में बनाई जाती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जो आपका शोध रूपरेखा होता है, ठीक है, जिसको छोटे छोटे वाक्यों में बनाया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा। वाक्यों नहीं, वाक्यांशों यानी कि पैसेज। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये आपका वाक्यांशों नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा, वाक्यांशों। मैं एक बार लिख दे रही हूँ, वाक्यांशों। ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग तो नहीं बन रही है इस पर, बट आप लोग समझिएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि जिस शोध रूपरेखा को छोटे छोटे वाक्यांशों में बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, वाक्यांशों का मतलब है आपका पैसेज यानी कि पैराग्राफ में। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है आपका प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट प्रतिवेदन, थर्ड ऑप्शन है आपका शोध प्रतिवेदन और फोर्थ ऑप्शन है आपका अवधारणात्मक रूपरेखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस किया गया है रूपरेखा से, ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन तो आपका होगा नहीं प्रतिवेदन से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो यानी कि छोटे छोटे वाक्यांशों में जिस शोध रूपरेखा को बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा कहा जाता है या फिर अवधारणात्मक रूपरेखा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से होगा वो आपका हो जाएगा प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा। ठीक है, इसी को ही यानी कि जब आप जो शोध रूपरेखा है, ठीक है, उसको जब आप छोटे छोटे वाक्यांशों यानी कि पैसेज में बनाते हैं, ठीक है, तब उस प्रकार का जो रूप यानी कि प्रसंग टॉपिक होता है, ठीक है, जो आपका रूपरेखा उसको कहते हैं। ठीक है, प्रसंग टॉपिक यानी कि प्रसंग या फिर टॉपिक रूपरेखा उसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है।
क्वेश्चन है आपका कि प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा कब उपयोगी होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका प्रसंग या फिर टॉपिक रूपरेखा है, ठीक है, टॉपिक को क्या बोला जाता है, पैसेज, ठीक है, टॉपिक आउटलाइन या फिर आप उसको पैसेज भी, यानी कि जो आपके वाक्यांश होते हैं, ठीक है, ऐसे तो आप लोग वाक्य को टॉपिक बोलेंगे, लेकिन जहां पर वाक्यांश आते हैं वहां पर क्या हो जाएगा, वो पैसेज होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा कब उपयोगी होता है। पहला ऑप्शन है आपका कि शोधकर्ता शोध पत्र विभिन्न तरीकों में व्यवस्थित की गई मुद्दों पर कार्य करता है। सेकेंड ऑप्शन है कि जब शोधकर्ता प्रोजेक्ट प्रतिवेदन तैयार करता है। और थर्ड ऑप्शन है कि जब शोधकर्ता रूपरेखा का निर्माण करता है। और फोर्थ है आपका कोई नहीं। तो देखिए जो आपका प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा है, ठीक है, उसको कब उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए जब आप, यानी कि जो शोधकर्ता होता है, यानी कि आप फॉर एग्जांपल शोधकर्ता है, ठीक है, तो जब आप अपने शोध पत्र, यानी कि जो आपका शोध पत्र होगा, ठीक है, उसमें जो भी आपके विभिन्न तरीकों में जो आपके व्यवस्थित की गई जो मुद्दे होंगे, ठीक है, जब आप उस पर कार्य करते हैं तो वहां पर प्रसंग टॉपिक रूपरेखा का उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा आपका कब उपयोगी होता है। तो यानी कि जब आप किसी भी शोध पत्र के विभिन्न तरीकों में जो भी आपके जो मुद्दे हैं उसको जो भी व्यवस्थित किया गया है आपके शोध पत्र में, ठीक है, जब आप उस पर कार्य करते हैं तो वहां पर प्रसंग या टॉपिक रूपरेखा का उपयोग होता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका कि टॉपिक रूपरेखा कितने चरणों में बनाई जाती है, ठीक है, यानी कि जो टॉपिक रूपरेखा है उसको कितने चरण में बनाई जाती है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है आपका 4, थर्ड ऑप्शन है 5 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 6, ठीक है। तो देखिए जो टॉपिक रूपरेखा होता है फ्रेंड्स, उसको कितने चरणों में बनाई जाती है, तो उसको 5 चरणों में बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो टॉपिक रूपरेखा उसको 5 चरणों में बनाया जाता है। और किन किन चरणों में बनाया जाता है, ठीक है, अभी हम उसको अगले क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका काफी लॉन्ग है, ठीक है, कि टॉपिक रूपरेखा के विभिन्न चरण को बताइए। अभी हमने बताया कि जो टॉपिक रूपरेखा के चरण होते हैं वो 5 होते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो टॉपिक रूपरेखा उसके विभिन्न चरण जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका टॉपिक का चुनाव। बिल्कुल सही बात है, जब भी आप टॉपिक रूपरेखा के यानी कि निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहला चरण जो होता है फ्रेंड्स उसमें आपका टॉपिक का चुनाव करना होता है, ठीक है। यानी कि देखिए जब भी शोधकर्ता अपना शोध कार्य यानी कि प्रारंभ करता है, ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, प्रसंग या फिर टॉपिक का चुनाव करता है, ठीक है, जिस पर कि उसे जो भी शोध कार्य करना है, ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा टॉपिक के बारे में स्पष्ट धारणा। यानी कि देखिए जो शोधकर्ता होता है फ्रेंड्स, ठीक है, उसको अपने चुने हुए टॉपिक के बारे में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। यानी कि जो टॉपिक उसने चुना उसके बारे में स्पष्ट कॉन्सेप्ट जो है, जो भी धारणा है उसके, ठीक है, वो उसके बारे में उसको यानी कि शोधकर्ता को स्पष्ट रूप में पता होनी चाहिए। ओके, ताकि देखिए जो उसका विषय है, ठीक है, यानी कि जो उसका विषय है, उसका स्वरूप है, उसका क्या उद्देश्य है और प्राप्त सामग्री की क्या सीमाएं हैं, इन सभी को वो अच्छी तरीके से समझ लेना उसको चाहिए। किसको, शोधकर्ता को, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। देखिए तीसरा पॉइंट है आपका कि टॉपिक से संबंधित रहेगा, ठीक है, ये आप लोग हटा दीजिए, ठीक है। टॉपिक से संबंधित विषय के विभिन्न मुद्दों के बारे में जानना व उन्हें व्यवस्थित करना, ठीक है, यहाँ पर व्यवस्थित करना रहेगा। इसमें क्या होता है कि देखिए जो टॉपिक के बारे में जो आपने स्पष्ट धारणा बनाया है, ठीक है, उसके बाद देखिए उन विभिन्न मुद्दों को निश्चित कर लेना चाहिए जिसे आप अपने शोध प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना, यानी कि आपके जो भी शोध प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना है, ठीक है, उसको निश्चित कर लेना चाहिए। और देखिए यदि आपका ये निर्धारण हो जाए कि किसके बारे में आपने सर्वप्रथम आपको यानी कि लिखना है, ठीक है, यानी कि किस टॉपिक के बारे में, किसके टॉपिक नहीं, यानी कि जो भी आपकी धारणाएं हैं, ठीक है, किसके बारे में आपको सबसे पहले लिखना है, तो इन मुद्दों का सामान्य एक श्रेणी बना लेनी चाहिए, फिर इन्हें और छोटे छोटे वाक्यांशों में विभक्त करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है आपका कि विभिन्न श्रेणियों की संख्या व सही क्रम निर्धारित करना। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है कि जो यानी कि जो विभिन्न श्रेणियों की संख्या व सही क्रम का निर्धारण होना यानी कि होता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपके टॉपिक की श्रेणियां हैं,
ठीक है, उसको वो कितनी श्रेणी आपको बनाना है, ठीक है। तो इस बात पर ये निर्भर करता है कि जो शोधकर्ता है फ्रेंड्स, उसको कितनी मात्रा में जानकारी सम्मिलित करना है, ठीक है, यानी कि कितनी उसको किस मात्रा में या फिर कितनी मात्रा में उसको जो भी जानकारी है, नॉलेज है, ठीक है, कितना उसको सम्मिलित करना है। और श्रेणी के उपयोग के संबंध में कोई सही या गलत नियम नहीं होता है, ठीक है, या फिर नहीं है। ओके, तो इसके संबंध में लेखन हेतु जितनी आवश्यक हो उतनी ही श्रेणियों को, यानी कि जो भी श्रेणियों की सूची है, ठीक है, उसकी जो भी सूची है, ठीक है, श्रेणियों की जो सूची है उसको दर्शाई जा सकती है और फिर उन्हें उस क्रम में निर्धारित किया जा सकता है जिस क्रम में लिखा जाना है, ठीक है, यानी कि जिस क्रम में आपको लिखा जाना है उसी क्रम में आपको निर्धारित किया जाना है विभिन्न श्रेणियों को, ठीक है। आपकी श्रेणी 1 हो, 2 हो, चाहे जितने भी आपने श्रेणी अपने निर्धारित किया है अपने शोध कार्य के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका 5वां कि प्रत्येक श्रेणी को संख्या व वर्ण क्रम प्रदान करना। देखिए इसमें क्या होता है कि यदि आप जैसे कि पारंपरिक तरीके से किसी भी श्रेणी में जो आपका न्यूनतम वाक्यांश होते हैं, ठीक है, वो आपके 2 वाक्यांश दिए जाते हैं किसी भी श्रेणी में, ठीक है। देखिए दूसरे शब्दों में यदि आप यानी कि जो प्रथम श्रेणी होता है, ठीक है, उसमें रोमन अंक, हमने आपको पहले भी बताया था रोमन अंक क्या होता है, ठीक है। 5वां रोमन अंक जो होता है आपका 1, 2, ठीक है, जो इस प्रकार से होते हैं ये आपके रोमन अंक। हालाँकि राइटिंग अच्छी नहीं बन रही बट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, रोमन अंक होता है, ठीक है। तो ये अगर देखिए जब आप यानी कि प्रथम श्रेणी में रोमन अंक 1, ठीक है, रोमन अंक आपका 1 दिया गया हो, ठीक है, तो जो आपकी रूपरेखा की दूसरी श्रेणी होगी उसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, ना कि आप एक बार ऐसे लिख दिया और दूसरी बार आप ऐसे लिख दिए, ठीक है, सॉरी, दूसरी बार आप ऐसे लिख दिया, ठीक है, प्रथम में आप रोमन अंक लिख दिए और दूसरी बार आप संख्या में लिख दिए, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है, यानी कि यदि आप रोमन अंक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो हर श्रेणी में आप लोगों को रोमन अंक का ही प्रयोग करना है, ठीक है। या फिर देखिए यदि आप उसके उप श्रेणी को, ठीक है, यानी कि एक तो मुख्य श्रेणी होता है, ठीक है, दूसरा आपका उप श्रेणी होता है जिसमें कि आप अक्षर को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए अक्षर को दर्शाएंगे तो उसमें आपको कैपिटल अक्षर में दर्शाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपने प्रथम श्रेणी को 1 लिख दिया, ठीक है, किसी भी आप जैसे कि साधारण शब्दों में लिख के, जैसे कि आप लोग हेडिंग लिख रहे हैं, ठीक है, तो पहला पॉइंट ए लिख दिए, तो दूसरा पॉइंट आप ये वाला बी नहीं लिखेंगे ना, तो ये वाला सी लिखेंगे, ठीक है। जब आप कैपिटल में हेडिंग डाले हैं, ठीक है, पॉइंट, तो आप लोगों को कैपिटल में ही डालना है इस प्रकार से, ठीक है। यदि आप लोग यानी कि स्मॉल में डाला है, ठीक है, तब आप लोग स्मॉल में पॉइंट्स को डालेंगे, ठीक है। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, ठीक है। ये आपके उप श्रेणी के अंतर्गत आता है। जो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है वो आपका रोमन अंकों में निर्धारित करने के लिए आता है, यानी कि श्रेणी को रोमन अंकों में अंक दिया जाता है, ठीक है, श्रेणी 1, श्रेणी 2, ठीक है, रोमन अंकों में। तो यहाँ पर आपके देखिए जो टॉपिक रूपरेखा के फ्रेंड्स विभिन्न चरण होते हैं वो 5 चरण होते हैं, ठीक है, पांचों के बारे में हमने बता दिया है। सबसे पहले आप अपने टॉपिक का चुनाव करेंगे और उस टॉपिक के बारे में आप स्पष्ट धारणा बनाएंगे और उसके बाद जो भी टॉपिक से संबंधित विषय है, ठीक है, उसके विभिन्न मुद्दों के बारे में आप जानेंगे और उन्हें व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। फोर्थ होता है कि विभिन्न श्रेणियों की संख्या व सही क्रम, यानी कि जो भी विभिन्न श्रेणियों की संख्या है उसको सही क्रम में आप निर्धारित करेंगे। और 5वां है कि प्रत्येक श्रेणी को संख्या व वर्ण क्रम प्रदान करेंगे, यानी कि जो भी की प्रत्येक श्रेणी है उसको आप संख्या में निर्धारित करिए या फिर वर्ण क्रम में या फिर जो भी है, ठीक है, उसको आपको निर्धारित करना है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है कि शोध कार्य प्रारंभ करने के लिए सबसे पहला कार्य क्या होता है, ठीक है। अभी अभी हमने देखिए चरण में ये सभी बातों को किया है डिस्कस, ठीक है। तो अब आपको जो क्वेश्चन है कि शोध कार्य प्रारंभ करने के लिए सबसे पहला कार्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका आंकड़े एकत्रित करना, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रसंग या टॉपिक का चुनाव करना, थर्ड ऑप्शन है सही क्रम निर्धारण करना और फोर्थ है प्रस्तुतिकरण। तो देखिए जो भी आपका शोध कार्य प्रारंभ करने के लिए जो सबसे पहला कार्य होता है फ्रेंड्स, वो आपका प्रसंग या फिर टॉपिक का चुनाव करना होता है, ठीक है। पहले तो आप टॉपिक का चुनाव करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप उससे संबंधित यानी कि जो भी आपके आंकड़े होंगे उसको एकत्रित करेंगे, फिर उन आंकड़ों को सही क्रम में निर्धारित करेंगे और लास्ट में आप उसका प्रेजेंटेशन यानी कि प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है शोध कार्य प्रारंभ करने का, प्रसंग या फिर टॉपिक का चुनाव करना होता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध कार्य के लिए कैसे टॉपिक का चुनाव करना चाहिए। अब देखिए शोध कार्य के लिए आपको किस प्रकार के टॉपिक का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि आप लोग शोधकर्ता हैं, शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को किस प्रकार के टॉपिक का चुनाव करना चाहिए।
पहला ऑप्शन है आपका स्वयं की रुचि के अनुसार, सेकंड ऑप्शन है निर्देशक के रुचि के अनुसार, थर्ड ऑप्शन है सामान्य जन के रुचि के अनुसार, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो सबसे पहले देखिए, यदि आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्वयं की रुचि के अनुसार, यानी कि आपको किस क्षेत्र में रुचि है, आप यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको शोध कार्य करना चाहिए, ताकि आप लोगों को आसानी भी हो और ज़्यादातर चीज़ें समझ में भी आए, ठीक है। तो देखिए, निर्देशक के अनुसार आपको नहीं करना चाहिए, ना ही जन सामान्य के अनुसार करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, स्वयं की रुचि के अनुसार आपको अपने शोध कार्य के लिए टॉपिक का चुनाव करना चाहिए, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि प्रसंग या टॉपिक का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रसंग या फिर टॉपिक का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला ऑप्शन है कि पूर्व में उस विषय पर कितना कार्य हो चुका है, सेकंड ऑप्शन है कि उस विषय का कितना महत्व है, थर्ड ऑप्शन है उसकी कितनी संभावनाएं हैं, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले देखिए, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रसंग या टॉपिक का चुनाव करते समय आपको आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपने टॉपिक चुना है, ठीक है, उसके पहले यानी कि आपके रिसर्च करने से पहले ही उस टॉपिक के बारे में कितना कार्य हो चुका है, कितना नहीं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस टॉपिक का आपके लिए क्या महत्व है, यानी कि जो भी आप टॉपिक लिए हैं, ठीक है, उस टॉपिक का आपके क्षेत्र में या फिर आपके लिए, ठीक है, कितना क्या महत्व है, उसकी कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है, कि इसके यानी कि इस टॉपिक का हम ये रिसर्च करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या हमारे लिए अच्छाई होगी, ठीक है, हमको क्या समझ में आएगा क्या नहीं, यानी कि उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी आपको संभावनाएं हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस सभी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को चुनना चाहिए और उस पर शोध कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि शोधकर्ता का विषय कैसा होना चाहिए, ठीक है, यानी कि शोधकर्ता का विषय है वो कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है जिसमें नए सत्यों की खोज की जा सके, सेकंड ऑप्शन है आपका पूर्व विज्ञान का विस्तार हो सके, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि शोधकर्ता का जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो भी विषय लिया है उसने, ठीक है, यानी कि जो आप रिसर्च करने के लिए जो भी आपने विषय चुना है वो कैसा होना चाहिए। तो विषय ऐसा होना चाहिए जिसमें आप सत्य की खोज कर सके, ठीक है, और पूर्व विज्ञान का, यानी कि जो भी आपके पहले से जो आपके पास नॉलेज है जिस विषय के बारे में, ठीक है, उसका और विस्तार हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो शोध कर्ता का जो विषय होना चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें आप अपने सत्य की खोज कर सके, ठीक है, और आपके पूर्व विज्ञान का विस्तार हो सके। ओके, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पारंपरिक तरीके से प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम कितने वाक्यांश दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि पारंपरिक तरीके से आपके जो प्रत्येक श्रेणी होते हैं उसमें कितने वाक्यांश दिए जाते हैं, एक दिए जाते हैं, दो दिए जाते हैं, ठीक है, तीन दिए जाते हैं, या फिर चार वाक्यांश दिए जाते हैं। तो देखिए, जो आपके पारंपरिक तरीके से जो आपका प्रत्येक श्रेणी होता है उसमें सबसे यानी कि कम से कम कितने वाक्यांश दिए जाने चाहिए, ठीक है, तो आपके दो वाक्यांश दिए जाने चाहिए। अभी अभी हमने आपको जो चरण थे, ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया था, डिस्कस किया था। तो देखिए, जो पारंपरिक तरीके से प्रत्येक श्रेणी है उसमें न्यूनतम आपके दो वाक्यांश दिए जाने चाहिए। ओके, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि रूपरेखा का उपयोग होता है, ठीक है, यानी कि रूपरेखा का उपयोग कहाँ पर होता है। पहला ऑप्शन है विचारों को जोड़ने के लिए, सेकंड ऑप्शन है आपसी संबंध देखने के लिए, थर्ड ऑप्शन है संपूर्ण क्रम निर्धारित करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपके रूपरेखा होते हैं, ठीक है, यानी कि रूपरेखा का कहाँ कहाँ पर आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपके जो विचार हैं, ठीक है, आपको जो भी विचार हैं, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ने के लिए आप अपने रूपरेखा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपसे
किसी का संबंध कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको आपसी संबंध बनाना है, ठीक है, उसको देखने के लिए आप अपने रूपरेखा का उपयोग कर सकते हैं, और संपूर्ण क्रम निर्धारण करने के लिए भी आप रूपरेखा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी, ठीक है। यानी कि रूपरेखा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो विचारों को जोड़ने के लिए होता है, आपसी संबंध देखने के लिए होता है, संपूर्ण क्रम निर्धारण करने के लिए होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th। अगला क्वेश्चन है कि रूपरेखा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से आपके जो रूपरेखा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उसमें आप लोग 2 करेंगे, ठीक है। एक आपका देखिए टॉपिक रूपरेखा होता है, यानी कि प्रसंग रूपरेखा, ठीक है, जो और एक आपका वाक्य रूपरेखा होता है, ठीक है। और जो अवधारणात्मक रूपरेखा होता है वो इसी से रिलेटेड ही होता है, ठीक है, टॉपिक से ही। उसके बारे में आप लोग को अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो रूपरेखा के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से होगा फ्रेंड्स, वो आपका सेकेंड ऑप्शन सही, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 2 प्रकार के रूपरेखा होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं, अभी तो मैंने बताया है, ठीक है। क्वेश्चन है कि रूपरेखा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो रूपरेखा के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स, वो पहला आपका टॉपिक रूपरेखा होता है, सेकंड आपको वाक्य रूपरेखा होता है, थर्ड दोनों, फोर्थ कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? दोनों, यानी कि टॉपिक रूपरेखा और वाक्य रूपरेखा, ठीक है। यानी कि रूपरेखा के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? प्रसंग, इसी को देखिए प्रसंग या फिर टॉपिक रूपरेखा बोला जाता है। सेकंड आपका होता है वाक्य रूपरेखा, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि जब सामग्री जटिल हो, ठीक है, यानी कि जब सामग्री जटिल हो तब किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो भी सामग्री जटिल है, ठीक है, तो उसके लिए किसका उपयोग किया जाएगा? पहला ऑप्शन है टॉपिक रूपरेखा का, सेकंड ऑप्शन है आपका वाक्य रूपरेखा का, थर्ड ऑप्शन है आपका अवधारणात्मक रूपरेखा का, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आपकी जो सामग्री है जटिल हो, ठीक है, यानी कि जटिल का मतलब कठिन होता है, टफ होता है, ठीक है। यानी कि जब आपकी सामग्री जटिल हो तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो वहां पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, टॉपिक रूपरेखा का, ठीक है। यानी कि जब सामग्री जटिल होती है तो वहां पर किसका उपयोग किया जाता है? टॉपिक रूपरेखा का उपयोग, यानी कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि टॉपिक रूपरेखा का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका, विस्तृतता को केंद्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज जब विस्तृत है, ब्रॉड रूप है, ठीक है, उसको केंद्रित यानी कि उसको संकुचित करने के लिए, यानी कि उसको छोटा करने के लिए, केंद्रित करने के लिए, जैसे यानी कि किसी भी चीज को जब आप केंद्रित करते हैं, ठीक है, यदि कोई चीज बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत विस्तृत रूप में है, तो उसको आप जब केंद्रित करना चाहते हैं तो वहां पर किसका उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका अवधारणात्मक रूपरेखा का, सेकेंड ऑप्शन है आपका टॉपिक रूपरेखा का, और थर्ड ऑप्शन है आपका वाक्य रूपरेखा का, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जब भी आप विस्तृतता को, यानी कि किसी भी चीज को, यानी कि विस्तृत है, आप उसको केंद्रित करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि शोध रूपरेखा में, सॉरी फॉर एग्जाम्पल जो आपका रिसर्च आप लोग करेंगे, ठीक है, तो कोई भी चीज़ बहुत विस्तृत हो गया है और आप लोगों को देखिए कि एमए में आप लोगों को लघु शोध करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यदि जो भी आपके मैटर है, ठीक है, टॉपिक से संबंधित जो आपके मैटर है बहुत विस्तृत रूप में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब आपको उसको केंद्रित करना होगा, ठीक है, तो आप वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? अवधारणात्मक रूपरेखा करेंगे, टॉपिक रूपरेखा का करेंगे, या फिर वाक्य रूपरेखा का करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग वाक्य रूपरेखा का, यानी कि वाक्यांश में आप लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। जब आप लोग वाक्यांश में लिखेंगे किसी भी विस्तृत को, ठीक है, यानी कि जो भी आपके पास विस्तृत मैटर है आप उसको वाक्यांश के रूप में, यानी कि पैसेज में लिखेंगे, तो वो एक तरह से केंद्रित हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर किसका आप प्रयोग करेंगे? वाक्य रूपरेखा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका कि रूपरेखा का प्रारूप कैसा होना चाहिए, यानी कि जो रूपरेखा का प्रारूप होता है फ्रेंड्स वो कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका पारंपरिक, सेकंड ऑप्शन है आपका डेसिमल, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो रूपरेखा का प्रारूप होता है फ्रेंड्स वो आपका पारंपरिक और डेसिमल दोनों ही होता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों जो रूपरेखा का प्रारूप होता है वो आपका पारंपरिक और डेसिमल दोनों ही होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि पारंपरिक रूपरेखा में उपयोग होता है। अब आपको बताना है कि पारंपरिक रूपरेखा में किस किस यानी कि किन किन चीज़ों का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है आपका रोमन एवं अरेबिक संख्या। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका बड़े एवं छोटे अक्षरों का, थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो पारंपरिक रूपरेखा होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें आपके रोमन अंकों का प्रयोग होता है। ठीक है, रोमन अंक आपका जो ये वाला है, ठीक है, अरेबिक वाला लगभग आपका ये वाला होता है। ठीक है, ये भी आप रोमन में ही इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका रोमन हो जाएगा। बड़े एवं छोटे अक्षरों हमने आपको बताया था कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे। ठीक है, तो सारे चीज़ यानी कि श्रेणियों को आप अपने कैपिटल लेटर में दर्शाएंगे, या फिर छोटे अक्षरों में लिख रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर ये वाला अक्षर, ठीक है, स्मॉल लेटर वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो बड़े एवं छोटे अक्षरों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पारंपरिक रूपरेखा में आप किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए आर्यमन सॉरी रोमन और अरेबिक संख्या का भी यूज करेंगे और छोटे एवं बड़े अक्षरों का भी यूज करेंगे पारंपरिक रूपरेखा के अंतर्गत। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दोनों। ठीक है, यानी कि रोमन एवं अरेबिक संख्या का भी प्रयोग करेंगे आप पारंपरिक रूपरेखा में, और बड़े एवं छोटे अक्षरों का भी आप प्रयोग करेंगे पारंपरिक रूपरेखा के अंतर्गत। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अधिकांशतः अतकनीकी, ध्यान दीजिएगा ये अतकनीकी है। ठीक है, अधिकांशतः अतकनीकी कक्षाओं के लेखन हेतु किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अधिकांशतः अतकनीकी कक्षाओं के लेखन हेतु किसका उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका रूपरेखा के पारंपरिक प्रारूप का, सेकेंड ऑप्शन है आपका कि रूपरेखा के डेसिमल प्रारूप का, थर्ड ऑप्शन है प्रसंग रूपरेखा का, फोर्थ ऑप्शन है आपका वाक्य रूपरेखा का। ठीक है, तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिकांशतः जो अतकनीकी कक्षाओं में, ठीक है, यहाँ पर जहाँ यानी कि जहाँ पर तकनीकी का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो अतकनीकी कक्षाओं के लेखन हेतु आप किसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट, यानी कि रूपरेखा के पारंपरिक प्रारूप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अतकनीकी कक्षाओं में लेखन हेतु, यानी कि लेखन के लिए, हेतु का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, के लिए। ठीक है, हेतु का अर्थ होता है के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि रूपरेखा बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो रूपरेखा है वो किसके लिए बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका सामान्य निर्देश के लिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट उदाहरण के लिए, थर्ड ऑप्शन है दोनों के लिए, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जो जो रूपरेखा बनाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यदि सामान्य निर्देश, फॉर एग्जाम्पल यदि आप क्लास में बच्चों का एग्जाम है, ठीक है, तो आप उनको एक सामान्य निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक रूपरेखा बनाएंगे। ठीक है, आप एक रूपरेखा बनाएंगे पेपर का, जैसे कि आप लोगों के पेपर में देखिए निर्देश दिया होता है ना कि पांच प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो अब जो आपका ए वाला रहता है सेक्शन ए, उसको आपको कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, जो आपके 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो भी रहते हैं वो उसको आपको यानी कि कंप्लीटली करना चाहिए। तो ये आपको सामान्य निर्देश के लिए आपको एक रूपरेखा बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जो भी पेपर का निर्माण करता होगा यूनिवर्सिटी में, जो भी आपके यानी कि एग्जामिनर होंगे, ठीक है, वो सबसे पहले आपको रूपरेखा बना करके अपने पास रखते होंगे। ठीक है, कि बच्चों को सामान्य निर्देश किस प्रकार से देना है। ठीक है, उसके लिए यदि आप किसी भी क्लास में किसी भी टॉपिक पर, ठीक है,
कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ देखिए सामान्य उदाहरण होते हैं, कुछ विशिष्ट उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सामान्य उदाहरण होते हैं फ्रेंड्स, वो तो आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, आप नॉर्मली भी दे सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। लेकिन देखिए आपको जब लेकिन किसी भी जैसे कि थोड़ा सा टफ टॉपिक है, ठीक है, उसके लिए कुछ विशिष्ट उदाहरण आपको यानी कि प्रेजेंट करना है अपने क्लास में, ठीक है, अपने स्टूडेंट के समक्ष, तो थोड़ा सा आपको उसका प्रारूप बना करके पहले से ही तैयार करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जो रूपरेखा बनाया जाता है फ्रेंड्स, वो सामान्य निर्देश के लिए बनाया जाता है और आपके विशिष्ट उदाहरण के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों, ठीक है। रूपरेखा किसके लिए बनाया जाता है? सामान्य निर्देश के लिए और विशिष्ट उदाहरण देने के लिए। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि डेसिमल में उपयोग किया जाता है। अब आपको बताना है जो डेसिमल होता है, ठीक है, जो दशमलव का आप लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें आप किसका प्रयोग करते हैं? केवल संख्या का प्रयोग करते हैं, रोमन एवं अरेबिक संख्या का प्रयोग करते हैं, थर्ड है बड़े एवं छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो डेसिमल में प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, वहाँ पर केवल संख्या का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो वहाँ पर आप जैसे कि केवल संख्या का, फॉर एग्जांपल यदि डेसिमल आप कोई भी अंक लिख रहे हैं, ठीक है, यदि दशमलव के बाद आप कुछ लिखेंगे तो केवल वहाँ पर संख्याओं का ही तो प्रयोग करेंगे, ठीक है, न कि ABCD या फिर रोमन अंकों का आप लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल संख्या का प्रयोग किया जाता है डेसिमल में। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल संख्या का प्रयोग किया जाता है डेसिमल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सरकारी एवं उद्योगों के लिए, ठीक है, सरकारी एवं उद्योगों के लिए पसंद की जाने वाली प्रणाली है। अब आपको बताना है कि सरकारी एवं जो भी आपके उद्योग वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पसंद की जाने वाली प्रणाली कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका पारंपरिक, सेकंड ऑप्शन है आपका डेसिमल, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको बात आए सरकारी एवं उद्योगों के लिए पसंद की जाने वाली जो प्रणाली होती है फ्रेंड्स, वो आपका डेसिमल होता है, ठीक है। डेसिमल प्रणाली जो होती है वो ज़्यादातर आपकी सरकारी एवं उद्योगों की पसंद की जाने वाली प्रणाली है, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डेसिमल सरकारी एवं उद्योगों के लिए पसंद की जाने वाली प्रणाली है, ठीक है। सेकेंड आपका ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि अवधारणाओं के आधार पर बनी संपूर्ण रूपरेखा को क्या कहा जाता है? यानी कि किसी भी अवधारणा यानी कि कंसेप्चुअल, ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट के आधार पर जो बनी आपकी संपूर्ण रूपरेखा होती है उसको आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है आपका प्रसंग रूपरेखा, सेकेंड ऑप्शन है वाक्य रूपरेखा, थर्ड ऑप्शन है आपका अवधारणात्मक रूपरेखा, फोर्थ ऑप्शन है आपका शोध रूपरेखा। शोध रूपरेखा के अंतर्गत ही तो ये सभी आते हैं, ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अवधारणाओं के आधार पर बनी संपूर्ण रूपरेखा को क्या कहा जाता है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अवधारणात्मक रूपरेखा कहा जाता है, ठीक है। ये तो आप लोग को भूलेगा नहीं, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे चैप्टर अपने आप में थर्ड पेपर के इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करते चलिए, और अपने सभी दोस्तों को, हमने आपको बताया है आप लोगों को शेयर करना है, ठीक है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। ये आप लोगों का रोल बना हुआ है कि एक लोग अपने 2 दोस्तों को शेयर करेंगे, और जितने लोग देखेंगे सभी लोग अपने 2-2 दोस्तों में शेयर करेंगे, ठीक है। डेली के डेली जितने भी आपके सेशन चलाए जा रहे हैं आप लोग शेयर करेंगे, और साथ में साथ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते चलिए। जो भी आप लोगों को समस्याएं हैं, कुछ भी पूछना है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में उसके बारे में हम आप लोगों को बता देंगे, या फिर फ्री रहेंगे, ठीक है, तो हम आप लोगों को कमेंट में भी रिप्लाई दे ही देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कितने लोगों को शेयर करना है फ्रेंड्स? 2 लोगों को शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, अवधारणात्मक रूपरेखा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि अवधारणाओं का उपयोग किन कसौटियों के आधार पर किया जाता है? यानी कि जो भी आपके अवधारणाएं हैं, ठीक है, उनका उपयोग किन किन कसौटियों पर किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका कि क्या वह शब्द यथार्थ रूप में ठीक है। यथार्थ का मतलब है जो आपका वास्तविक हो, जो सत्य हो, ठीक है।
यानी कि अवधारणाओं का जो उपयोग किया जाता है आपको किन-किन कसौटियों पर किया जाता है। तो तब किया जाता है यानी कि जब या जो आपका वर्ड है, ठीक है, वो यथार्थ रूप में ठीक है या नहीं, ठीक है? तब आपका अवधारणा का उपयोग किया जाता है यानी कि अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है? या फिर आप इसे बोल सकते हैं अवधारणात्मक प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? शब्द यथार्थ रूप में ठीक है या नहीं है इसके लिए, ठीक है? सेकंड है कि क्या उस शब्द का स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है, ठीक है? आपको पता है कि यानी कि जब आप अवधारणाओं का आपने उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? तो आप ये भी देखते हैं कि जो वर्ड है, ठीक है, वो स्पष्ट ये आपका स्पष्ट रहेगा, ठीक है? वो वर्ड आपके स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है उससे या नहीं होता है, ठीक है? थर्ड पॉइंट है, क्या वह शब्द सामान्य सही अवधारणा को प्रकट करता है? और फोर्थ ऑप्शन है कि क्या वह शब्द संपदा रूप से प्रचलित है? तो देखिए ये 4 कसौटियाँ हैं, ठीक है? जिनका अवधारणाओं का उपयोग होता है, यानी कि जिन कसौटियों के आधार पर आपके अवधारणाओं का उपयोग होता है, ठीक है? वो चारों कसौटियाँ ये आपके निम्न प्रकार आपके स्क्रीन पर हैं, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं इस क्वेश्चंस का, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। तो देखिए आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अवधारणाओं का उपयोग निम्न रूप से, ठीक है, यानी कि प्रमुख रूप से कितने कसौटियों के आधार पर किया जाता है, तो 4 कसौटी आपके प्रमुख रूप से होते हैं। और चारों कसौटी कौन-कौन से होते हैं, तो ये आपके हमने स्क्रीन पर दिया हुआ है ऑप्शंस में, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ जो है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है कि अवधारणात्मक रूपरेखा बनाने के सिद्धांत बताइए, ठीक है? यानी कि जो भी आपके अवधारणात्मक रूपरेखा है, उसको बनाने के कौन-कौन से सिद्धांत होते हैं, ठीक है? सबसे पहला आपका सिद्धांत है क्रोनोलॉजी। अब देखिए क्रोनोलॉजी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से जुड़े हुए जो विचार होते हैं, ठीक है? उनको जब व्यवस्था के पारंपरिक तरीके की सहायता से एक साथ आप किसी भी शीर्षक के अंतर्गत ले सकते हैं, ठीक है? यानी कि जब आप किसी भी यानी कि फिर से आपको एक बार समझा देते हैं कि जब भी आप देखिए दूसरे से जुड़े हुए जो भी विचार हैं आपको, ठीक है? यानी कि जो भी आपके जो विचार हैं वो किसी दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है? जब आप व्यवस्था के पारंपरिक तरीके की सहायता से एक साथ किसी शीर्षक के अंतर्गत आप लिए हैं, ठीक है? यानी कि उसको लिया जाता है, तो जो भी आपके अवधारणात्मक रूपरेखा होती है, ठीक है? उसके बनने को क्रोनोलॉजी सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि देखिए जो आपका ऐतिहासिक प्रसंग है, ठीक है? उसमें यानी कि प्रसंगों के समय जो भी आपकी क्रोनोलॉजी था, ठीक है? इस सिद्धांत का उपयोग किया गया था, ठीक है? यानी कि ऐतिहासिक प्रसंगों में आपके किसका उपयोग किया जाता है? क्रोनोलॉजी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। यानी कि देखिए आपके क्या विचार हैं, ठीक है? और किसी और के क्या विचार हैं, ठीक है? इस प्रकार के जो भी व्यवस्था है तो आप इसके यानी कि पारंपरिक तरीके से सहायता से एक साथ शीर्षक के अंतर्गत इसको लिया जाता है, ठीक है? तो उसे ही अवधारणात्मक रूपरेखा बनाने को क्रोनोलॉजी सिद्धांत कहा जाता है। और जैसे कि हमने अभी-अभी आपको बताया कि जो ऐतिहासिक प्रसंग होते हैं उसमें आपके क्रोनोलॉजी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, ठीक है? सेकंड ऑप्शन है आपका कारण एवं प्रभाव, ठीक है? इसमें क्या होता है कि देखिए जब भी आप शोध प्रबंध का कथन जो होता है, ठीक है? अगर वो समस्यात्मक है, ठीक है? तो उसकी जो रूपरेखा होगा फ्रेंड्स, ठीक है? यानी कि जो भी आपकी रूपरेखा होगी वो कारण एवं प्रभाव के सिद्धांत के अनुरूप बनेगी, ठीक है? पहले आपके देखिए समस्या के कारणों का उल्लेख होगा, फिर उसका प्रभाव देखा जाएगा। यानी कि देखिए जो भी आपकी समस्या है, ठीक है? उसके कारण देखा जाएगा, यानी कि समस्या के क्या कारण हैं और उस कारण के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि क्या प्रभाव पड़ता है, उसको देखा जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका निगमन विद्या, ठीक है? यानी कि डिडक्टिव लॉजिक। इस सिद्धांत में देखिए ये होता है कि जो आपके सामान्य कथन होते हैं, ठीक है? उससे जो भी आपके प्रारंभ करके यानी कि सामान्य कथन से प्रारंभ करके विशिष्ट विचारों को उसके साथ जोड़ा जाता है, ठीक है? यानी कि निगमन विद्या में क्या होता है कि आपके जो सामान्य कथन होते हैं उससे जो यानी कि सामान्य कथन से जो भी आप प्रारंभ होता है, ठीक है? उससे आपके विशिष्ट विचारों को उसके साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि देखिए जो आपका शोधकर्ता होता है, ठीक है? वो शैक्षिक नीति की अपर्याप्तता के बारे में यह कह सकता है कि व्यावसायिक अवसरों की कमी है, ठीक है? पाठ्यक्रम की कमी है, पाठ्यक्रम में खराब निर्माण एवं छात्रों की उदासीनता के कारण जो भी आपके तर्कपूर्ण निर्णय एवं क्षमता है, ठीक है? उस सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है? तो ये सब आपके निगमन व्यवस्था होते हैं कि जो भी आपके सामान्य कथन है उससे प्रारंभ करके, ठीक है? यानी कि सामान्य कथन जो भी हैं आपके, ठीक है? पॉइंट ईजी वाले पॉइंट जो भी है सामान उसको आप प्रारंभ करके जो उसकी रूपरेखा है, सॉरी,
यानी कि सामान्य कथन से प्रारंभ करके विशिष्ट विचारों के साथ इसको जोड़ा जाता है, किसको, निगमन विद्या को। फोर्थ पॉइंट है आपका अनुमानात्मक विचार। इसमें क्या होता है कि देखिए जो अनुमानात्मक विचार होता है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आप किसी विशिष्ट विचारों को पहले लिया जाता है, ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले किसी भी विशिष्ट विचारों को लेंगे और फिर उसमें सामान्य विचारों को विकसित किया जाता है, ठीक है। अनुमानात्मक विचार में क्या होता है, विशिष्ट विचारों को पहले लिया जाता है और फिर उसमें सामान्य विचारों को विकसित किया जाता है। जैसे कि देखिए क्या होता है कि अगर कोई भी शोध करता है, ठीक है, वो छात्रों के अनुशासनहीनता एवं खराब व्यवहार के प्रति उसकी रुचि, जैसे कि देखिए परीक्षा के समय नकल करना, ठीक है, इन सभी से अपना शोध कार्य जो होता है वो रूपरेखा प्रारंभ करके वो अपने विचारों को इन मुद्दों पर आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो शिक्षा के प्रति उदासीनता होती है फ्रेंड्स, ठीक है, अध्यापन एवं परीक्षण के गलत तरीके होते हैं, ठीक है, उद्देश्य रहित पाठ्यक्रम जो कि चुनौतीपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो ये सब आपके अनुमानात्मक विचारों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि जब रूपरेखा पूर्ण वाक्य में, ठीक है, यानी कि जब रूपरेखा पूर्ण वाक्य में बनाई जाती है तब उसे कहा जाता है, ठीक है, यानी कि जो भी आपकी रूपरेखा है जब उसको आप पूर्ण रूप यानी कि पूर्ण वाक्य में बनाते हैं, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है प्रसंग रूपरेखा, सेकेंड ऑप्शन है आपका वाक्य रूपरेखा, थर्ड ऑप्शन है आपका अवधारणात्मक रूपरेखा और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब आप जो रूपरेखा है, ठीक है, उसको पूर्ण वाक्य में आप यदि बनाते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे या फिर उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वहां पर देखिए वाक्य रूपरेखा कहा जाएगा, ठीक है, वाक्य से संबंधित है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए कि जब भी आपकी जो रूपरेखा अगर वो पूर्ण वाक्य में बनाई जा रही है तो आप उसे वाक्य रूपरेखा कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन थोड़े से इधर उधर हैं, इसको स्क्रीन पर पूरी तरीके से ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि वाक्य रूपरेखा बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, यानी कि जब भी आप वाक्य रूपरेखा बनाएंगे, ठीक है, तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन है आपका देखिए गहन अध्ययन, ठीक है, यानी कि जब आप वाक्य रूपरेखा बना रहे हैं, ठीक है, तो किन किन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट था गहन अध्ययन, यानी कि देखिए शोधकर्ता जो होता है फ्रेंड्स वो अपने वाक्य रूपरेखा बनाने से पूर्व अपने शोध विषय का गहन अध्ययन उसको कर लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जांपल यदि आप लोगों को देखिए लघु शोध का यानी कि लघु शोध करना है, आप लोगों को बनाना है, ठीक है, तो जो भी आपका टॉपिक है सबसे पहले आप उसके बारे में गहन अध्ययन कर लीजिए, जिससे कि देखिए जो आपके रूपरेखा है उसके अंतर्गत सभी जो भी विस्मृतताएं होती हैं, ठीक है, उसका समावेश वाक्य के रूप में किया जा सके, यानी कि जो भी आपकी विस्मृति जो होती है भूलने के कारण होती है, ठीक है, वो अपने वाक्य में समावेश के रूप में आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी होता है कि जो आपको टॉपिक मिला है उसका आप गहन अध्ययन सबसे पहले कर लें। सेकेंड पॉइंट आपका होता है संक्षिप्त वाक्य। संक्षिप्त वाक्य में क्या होता है कि देखिए जो भी आपका वाक्य होता है फ्रेंड्स वो आपके रूपरेखा में वाक्यों के द्वारा ही पूर्ण शोधकर्ता की जो रूपरेखा होती है वो प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। तो जो आपकी वाक्य रूपरेखा होती है फ्रेंड्स वो वाक्यों की रचना में क्या होती है, संक्षिप्त वाक्य होना चाहिए, ठीक है, संक्षिप्त होना चाहिए। देखिए जो भी आपके वाक्य संक्षिप्त होते हैं, ठीक है, और आपके सार गर्भित होने चाहिए, ठीक है, यानी कि जो आपके वाक्य हैं वो संक्षिप्त होने चाहिए और सार गर्भित होने चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो वाक्य है वो बहुत छोटे भी ना हो, ठीक है, कि पढ़ने वाले को समझ में ही ना आए। ऐसा होना चाहिए कि संक्षिप्त हो, सार गर्भित हो और ऐसा हो कि पढ़ने वालों को समझ में आ जाए, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका संबद्धता एवं पूर्णता। संबद्धता में क्या होता है कि देखिए जो आपके सभी वाक्य होते हैं और आपके जो उपवाक्यांश होते हैं, ठीक है, उसमें आपके सहसंबंध होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से वो पूर्ण रूप से जुड़े होने चाहिए ताकि उनके जो विभिन्न भाग होते हैं उसमें जुड़ाव रह सके, ठीक है। अब आपकी बारी आती है पूर्णता, ठीक है। पूर्णता क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए जो आपके प्रत्येक वाक्य होते हैं वो संक्षिप्त किंतु स्वयं में पूर्ण होने चाहिए, ठीक है, यानी कि छोटा तो होना चाहिए संक्षिप्त रूप में लेकिन वो क्या होना चाहिए, पूर्ण रूप में होना चाहिए, ठीक है। और वह वाक्य इस प्रकार का हो कि जो शोध करता है, ठीक है, जो कहना चाहते हैं उसका पूरा सार जो है उस वाक्य में सम्मिलित हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो पूर्णता होता है, जो आपके वाक्य हैं वो संक्षिप्त एवं पूर्ण होने चाहिए। चौथा आपका पॉइंट है कि उचित व्याकरण
एवं चिन्हों का प्रयोग। इसमें क्या होता है कि देखिए जो आपके वाक्य रूपरेखा में जो भी आपके व्याकरण व चिन्ह होते हैं, ठीक है, उसका जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो भी आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए व्याकरण के द्वारा ही उचित शब्दों का प्रयोग करके आप अपने वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए और भी पॉइंट होते हैं, मैंने लिया नहीं है, जैसे कि आपका सरल एवं प्रचलित शब्दों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, कार्यकारी रूपरेखा बनाना चाहिए, ठीक है, निर्देशक से अपनी सलाह लेना चाहिए, ठीक है, क्या यानी कि जो भी आपके अंतिम वाक्य जो रूपरेखा है, ठीक है, उसको प्रस्तुत करने से पूर्व आपके जो निर्देशक हैं उनको निरीक्षण हेतु दिया जाना चाहिए और उनकी सलाह पर आवश्यकता अनुसार संशोधन अपना करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका होता है उपयुक्त प्रारूप, ठीक है। तो इन सभी को आप लोगों को वाक्य रूपरेखा बनाते समय ध्यान देना चाहिए, यानी कि इन सभी बातों का, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो 5th है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि जब टॉपिक एवं वाक्य को मिश्रित करके रूपरेखा बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जो आपके टॉपिक रूपरेखा होते हैं और जो आपके वाक्य रूपरेखा होते हैं, ठीक है, यदि इन दोनों को मिश्रित रूप में बनाई जाए तो आप उसे क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है वाक्य रूपरेखा, सेकेंड है टॉपिक रूपरेखा, थर्ड ऑप्शन है आपका टॉपिक एवं वाक्य रूपरेखा का मिश्रण और फोर्थ ऑप्शन है आपका कोई नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉपिक एवं वाक्य को, ठीक है, मिश्रित करके जब रूपरेखा बनाई जाती है तो आप उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि टॉपिक एवं वाक्य रूपरेखा का मिश्रण, ठीक है। आपसे कभी भी देखिए एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि जब आप टॉपिक में एवं वाक्य को मिश्रित करके रूपरेखा बनाएंगे तो आप उसे क्या कहेंगे। तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कि टॉपिक एवं वाक्य रूपरेखा का मिश्रण हम उसे कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि शोधकर्ता अपनी रूपरेखा में आवश्यकता अनुसार उपयोग करता है, ठीक है। यानी कि शोधकर्ता अपनी रूपरेखा में आवश्यकता अनुसार किसका उपयोग करता है, टॉपिक रूपरेखा का उपयोग करता है या फिर वाक्य रूपरेखा का उपयोग करता है या फिर दोनों का करता है या फिर किसी नहीं, यानी कि कोई नहीं, ठीक है, किसी नहीं का, यानी कि किसी भी रूपरेखा का प्रयोग वो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि शोधकर्ता अपनी रूपरेखा में आवश्यकता अनुसार किसका उपयोग करता है। तो देखिए जो शोधकर्ता होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो अपनी रूपरेखा में आवश्यकता अनुसार उसको यदि किसी चीज़ की भी आवश्यकता पड़ती है तो वो टॉपिक रूपरेखा का भी उपयोग करता है और वाक्य रूपरेखा का भी वो उपयोग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो शोधकर्ता होता है वो अपनी रूपरेखा में आवश्यकता अनुसार टॉपिक रूपरेखा एवं वाक्य रूपरेखा दोनों का उपयोग कर सकता है या फिर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में हमने 27 क्वेश्चंस लिए थे आपके चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इसको एक बार 2 बार आप लोग रिवीजन करिए, अपने सभी दोस्तों में आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके और सभी लोगों को पता चल सके कि इस चैनल के द्वारा आप सभी लोगों के क्लास जो है वो कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं। कहीं से किसी से भी आप लोगों को कुछ भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के फंस सकते हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए जाएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है। अभी तक देखिए जो आप लोगों का पेपर का संभावना है, ठीक है, वो आप लोग का देखिए 15 जुलाई से संभावना है, ठीक है, 15 जुलाई से, ठीक है। तो 15 जुलाई से, बट देखिए अभी तक कोई भी टाइम टेबल आप लोगों का फिक्स नहीं आया है, ठीक है। जब भी टाइम टेबल आएगा तुरंत आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के पास तक अपडेट करा दी जाएगी, ठीक है, जब भी आएगा। और तैयारी आप लोग अपनी अपनी कंप्लीटली कंटिन्यू, ठीक है, करते रहिए चैनल के माध्यम से कंटिन्यू, हम भी आप लोगों को क्लास दे रहे हैं। तो चलिए देखिए जो आप लोगों को विभिन्न प्रकार के बालकों के बारे में एक टॉपिक है, ठीक है, उसके बारे में और आंगनबाड़ी की MCQ क्वेश्चंस, इन दोनों क्लास को कल हम कराएंगे आप लोगों को कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।